Good morning to all of you. Welcome again in sample paper solving class. Let's continue sample paper number 1, question number 9. 9 क्वेश्चन का फर्स्ट जो पार्ट है, ऑप्शन में है क्वेश्चन। फर्स्ट पार्ट जो है वो कह रहा है कि आपके पास में एक रिएक्शन दिया हुआ है ए, उसको ओजोन के साथ आपने रिएक्ट कराना है क्लोरोफॉर्म की प्रेजेंस में, देन जिंक एंड हाइड्रोलाइसिस, इट मीन्स रिडक्टिव हाइड्रोलाइसिस कराना है और प्रोडक्ट बनेगा आपका ये वाला। तो आपको यहाँ से ए को आइडेंटिफाई करना है। ये जो पहला क्वेश्चन है, इस पहले क्वेश्चन के अंदर हमें यहाँ से ए जो है, इस ए को आइडेंटिफाई करना है और प्रोडक्ट जो है वो ये और ये बन रहा है यहाँ से। व्हाट विल बी ए क्या होगा यहाँ से। तो ये जो रिएक्शन है, आई होप ओजोन को देखते हैं आपको याद आना चाहिए कि ओजोन के साथ यहाँ रिएक्शन है, इसका मतलब ये सीधा सीधा सा किसी भी एल्कीन का ओजोनोलाइसिस हो गया है। अब एल्कीन का ओजोनोलाइसिस सीधा सा अगर आपको याद रखना हो तो एल्कीन, अगर कोई जर्नल एल्कीन है उसको मैं ऐसा लिख दूं और उसका ओजोनोलाइसिस जब हम कराते हैं तो ओजोन यहाँ रिएक्ट करेगा, ओजोनाइड बनेगा। और सीधा सीधा से याद ये रखना होता है कि जो प्रोडक्ट बनता है फाइनली, उस फाइनली प्रोडक्ट के अंदर क्या होता है, यहाँ ओजोन में से इस डबल बॉन्ड को तोड़ के एक ऑक्सीजन डबल बॉन्ड के साथ यहाँ एक यहाँ सीधा हमें ये लगाना होता है RCH डबल बॉन्ड O और दूसरा CH2 डबल बॉन्ड O। ये आपको दो प्रोडक्ट बनाने होते हैं। लेकिन इस क्वेश्चन में प्रोडक्ट जो बन रहे हैं ना, वो दो के साथ में एक तीसरा प्रोडक्ट और है CO2। तो अब आपको बताना है कि यहाँ ऐसी कौन सी एल्कीन आप लेंगे कि उसका ओजोनोलाइसिस कराने के बाद में जो प्रोडक्ट यहाँ से बनेंगे वो प्रोडक्ट देखिएगा क्या बन रहे हैं। 3 प्रोडक्ट बन रहे हैं जिसके अंदर एक CO2 बन रहा है, दूसरा जो है वो एसीटल्डिहाइड बन रहा है और तीसरा जो प्रोडक्ट है वो क्या बन रहा है यहाँ से, एसीटोन। तीसरा जो प्रोडक्ट है वो यहाँ से बन रहा है एसीटोन। तो फिर बताइए कि ये रिएक्टेंट आपका क्या होना चाहिए। तो इसमें से अगर इसको आपने एल्कीन से प्रोडक्ट बनाना है तो बहुत सिंपली काम करना है। एल्कीन से प्रोडक्ट बनाना है तो डबल बॉन्ड को तोड़ के दोनों तरफ ऑक्सीजन लगाना है, और अगर वापस आपको एल्कीन बनानी है तो आप इनको तीनों को अरेंज करेंगे। अरेंज कैसे करना है, तो ये एसीटोन है ना, तो एक तरफ आप एसीटोन को लिख लीजिए डबल बॉन्ड O। अब ये CO2 जो एक्स्ट्रा यहाँ पे बना है तो इसको हमें कहाँ लिखना होगा, बीच में। लेकिन जर्नली ऐसा क्वेश्चन नहीं आएगा, जर्नली आपको दो प्रोडक्ट बनने वाला ही जर्नली क्वेश्चन जो है वो यहाँ से आएगा। तो CO2 को यहाँ पे लिखिए, C के ऊपर डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O, और तीसरा जो प्रोडक्ट यहाँ से है वो है एसीटल्डिहाइड, तो एक तरफ आप एसीटल्डिहाइड लिखिएगा, CH3CH डबल बॉन्ड O। ये लीजिए। अब आपको क्या करना है, अब आपको यहाँ से ये डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O हटा देना है, इनके बीच डबल बॉन्ड बना दो, यहाँ से भी डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O ये हटा दो, डबल बॉन्ड बना दो। तो जो एल्कीन यहाँ से तुम्हें लेनी पड़ेगी A, इट शुड बी दिस CH3 डबल बॉन्ड करके ये O चला गया, सीधा डबल बॉन्ड C आ जाएगा। फिर यहाँ से भी O चला गया है तो डबल बॉन्ड C HCS3। ये लीजिए, ये एल्कीन आपको लेनी पड़ेगी। तो ए जो है हमारा वो ये वाला होगा। अगर किसी क्वेश्चन में आपको ये कहे कि दो प्रोडक्ट ही बन रहे हैं तो फिर उसको सॉल्व कैसे करेंगे, जैसे यही होता, कोई ए है, इसका हमने ओजोनोलाइसिस करा दिया है और प्रोडक्ट जो बन रहा है ना वो बना हुआ है एसीटोन। अब हम एल्कीन को कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, तो एसीटोन दो बने हैं, नहीं भी लिखा उसने दो तो भी हमें, अगर उसने एसीटोन लिखा है तो भी हमें अपने आप ही अंडरस्टूड होगा और हमें समझना पड़ेगा कि भाई कम से कम दो प्रोडक्ट तो यहाँ बनेंगे। और एसीटोन है, इसका मतलब दोनों एसीटोन होंगे, तो दोनों एसीटोन को आप इस तरीके से लिखेंगे, CH3 C डबल बॉन्ड O CH3 और C डबल बॉन्ड O CH3 ये लीजिए, O बाहर चला जाएगा, दोनों से मिलकर के क्या बन गया, CH3 डबल बॉन्ड C CH3 ये लीजिए। ये वाली एल्कीन आपको जो है वो लेनी होगी। इस तरीके से हम क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, गिव द IUPAC नॉमेनक्लेचर ऑफ दैट। आपको एक कंपाउंड दिया है और उस कंपाउंड का आपको IUPAC नाम बताना है। कंपाउंड क्या है, कंपाउंड है C6H5, देन C डबल बॉन्ड O, देन O, देन C डबल बॉन्ड O CH3। ये आपके पास कंपाउंड है, इसका IUPAC नाम बताना है। तो देखिएगा यहाँ पे जो फंक्शनल ग्रुप है वो कौन सा है, तो यहाँ जो फंक्शनल ग्रुप है ना वो आपका एनहाइड्राइड है। ये वाला जो फंक्शनल ग्रुप होता है दैट इज एनहाइड्राइड। एनहाइड्राइड फंक्शनल ग्रुप यहाँ से है।
और एनहाइड्राइड का नाम कैसे लिखते हैं? तो एनहाइड्राइड का नाम लिखने का तरीका ये होता है कि इस एनहाइड्राइड का ना पहले हाइड्रोलाइसिस करा दो। अब जैसे ही आप इसका हाइड्रोलाइसिस कराओगे तो उससे यहाँ पर ना 2 एसिड बन जाएंगे। एक एसिड ये बनेगा और दूसरा जो एसिड है वो आपका बन जाएगा ये वाला, ठीक है ना। क्योंकि एनहाइड्राइड बनता इस तरीके से है, जब भी आपको एनहाइड्राइड बनाना हो तो 2 एसिड लीजिए, उन एसिड को लेकर के P2O5 डाल करके हीट कर दीजिए, तो डिहाइड्रेशन हो जाता है। और डिहाइड्रेशन होता है तो उसमें से वाटर कहाँ चला जाता है? बाहर, और पानी बाहर निकल करके और एनहाइड्राइड बन जाएगा। तो एनहाइड्राइड का नाम लिखना है तो पहले उसके जो करस्पॉन्डिंग एसिड्स हैं जिससे कि वो मिलकर के बना है, आप पहले वो जो एसिड्स है ना उन एसिड्स को क्या कर लीजिएगा? आइडेंटिफाई कर लो। तो ये आपके एसिड हो गए। अब आप इन दोनों एसिड का IUPAC नाम लिखो। तो इस एसिड का जब आप नाम लिखोगे IUPAC तो ये है बेंजोइक एसिड, बेंजीन के ऊपर COH है तो दैट इज बेंजोइक एसिड। और फिर ये वाला जो है इसका भी आप क्या करेंगे? IUPAC नाम लिखेंगे। 1 मिनट। बेंजोइक एसिड, और ये दूसरे वाला जो एसिड है इसका नाम लिखेंगे। तो इसके अंदर चेन बनाएंगे, 2 कार्बन की चेन बनेगी। 2 कार्बन इसलिए क्या लिखेंगे? ईथ, एन, ओइक और एसिड। अब क्या करना है हमें? अब हम इन दोनों एसिड्स को एक साथ लिखेंगे अल्फाबेटिकली। तो ये बी से स्टार्ट हो रहा है, ये ई से, तो ऑब्वियसली बी पहले आएगा। तो क्या लिखेंगे हम? बेंजोइक एसिड हटा देना है, फिर लिखेंगे इथेनोइक एसिड हटाएंगे और दोनों एसिड को मिला करके बना देना है अनहाइड्राइड, ठीक है ना। तो क्या नाम बन जाएगा इसका? बेंजोइक इथेनोइक एनहाइड्राइड। ये इस पूरे के पूरे एस्टर का नाम होगा। हालांकि ऐसे जो क्वेश्चन है वो नहीं पूछे जाएंगे क्योंकि एनहाइड्राइड जो है वो हमारे सिलेबस में भी नहीं है, बट हो भी सकता है तो हमें आना चाहिए। अगला क्वेश्चन देखिएगा, 9th का जो और वाला जो क्वेश्चन है उसको देखिएगा क्या कर रहा है। व्हाट हैपन व्हेन एसिटाल्डिहाइड इज ट्रीटेड विद 1 इक्विवेलेंट ऑफ मीथेनॉल इन प्रेजेंस ऑफ ट्राई HCl? राइट रिएक्शन। 2 चीजें यहाँ पे हैं। पहली जो चीज है देखिएगा, रीड कर रहा हूं, एसिटाल्डिहाइड। दूसरी चीज क्या है? मीथेनॉल और 1 इक्विवेलेंट, ठीक है, प्रेजेंस ऑफ ट्राई HCl। तो ये 4 जो चीजें ना ये आपको अपने आप हिंट करके कुछ ना कुछ। तो इसके लिए हमें कुछ याद होना चाहिए कि अगर हम एल्डिहाइड लेते हैं, कोई भी एल्डिहाइड आपने लिया, और एल्डिहाइड को मैं ऐसे लिख देता हूँ बेटा, RCH डबल बॉन्ड हो, एल्डिहाइड हो। इस एल्डिहाइड की रिएक्शन जब भी हम किसी एल्कोहल के साथ कराते हैं तो एल्कोहल के साथ रिएक्शन कराइए। जनरली ये जो रिएक्शन होती है ये हम किस में कराते हैं? ड्राई HCl गैस के प्रेजेंस में कराते हैं। एल्कोहल जो होता है वो आकर के यहाँ इस कार्बोनाइल ग्रुप के ऊपर जुड़ जाएगा, H यहाँ जुड़ेगा और OR वहां, जिससे क्या बनेगा? RCH। और ये जो कार्बन है ना इसके ऊपर एक OH और एक OR जुड़ जाएगा, ये बनता है। ये जो बनता है इसको हम क्या कहते हैं? इसको कहते हैं हम हेमी एसीटल। और फिर अगर एक और रिएक्शन कर दे, एल्कोहल एक बार और ले आते हो आप, तो फिर एक और एल्कोहल जब रिएक्शन करता है इसके साथ में तो वाटर बाहर जाएगा, एक और OR जुड़ जाएगा और फाइनली प्रोडक्ट क्या बन जाता है? इस एल्डिहाइड वाले कार्बन के ऊपर ना 2 OR जुड़ जाएंगे। ये जो बनता है इसको हम कहते हैं एसीटल। अब उसने क्या किया है? उसने यहाँ एल्डिहाइड की जगह बोला है एसीटल्डिहाइड। तो चलो यहाँ एसिटल्डिहाइड लेते हैं, और अल्कोहल में रिएक्शन किसके साथ करानी है? मीथेनॉल बोला है, इट मींस मिथाइल अल्कोहल के साथ, ठीक है, और ट्राई HCl गैस की प्रेजेंस में रिएक्शन। लेकिन अल्कोहल जो बोला है उसने 1 इक्विवेलेंट बोला है, इसका मतलब इसके साथ एक ही रिएक्ट करेगा, 1 इक्विवेलेंट, इट मींस 1 मोल के साथ 1 मोल रिएक्ट करेगा। तो एक अल्कोहल को जब आप रिएक्ट कराओगे यहाँ पे बॉन्ड बैक होकर के, तो क्या प्रोडक्ट यहाँ से बन रहा है? CH3CH, यहाँ जुड़ जाएगा OCH3 और यहाँ आ जाएगा OH, ये बनेगा, इट मींस हेमी एसीटल बनेगा। नाम क्या होगा? तो देखिएगा इतना जो हिस्सा है हेमी एसीटल का वो एसीटल्डिहाइड का है, तो क्या लिखेंगे? एसीटल्डिहाइड, और ये जुड़ा है मिथाइल, और ये जो बना है दैट इज कॉल्ड हेमी एसीटल। तो इसका नाम होगा एसिटल्डिहाइड मिथाइल हेमी एसीटल। चलिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है, व्हाट आर द प्रोडक्ट फॉर्म्ड एट एनोड एंड कैथोड व्हेन सोडियम सॉल्ट ऑफ बेंजोइक एसिड इलेक्ट्रोलाइट?
तो यहाँ पे जो क्वेश्चन में जो हिंट तुम्हें मिलेगा सॉल्व करने के लिए, प्रोडक्ट पूछा है एनोड और कैथोड पे, सोडियम सॉल्ट ऑफ बेंजोइक एसिड इज इलेक्ट्रोलाइज। सोडियम सॉल्ट कहाँ पे आता है? तो अब आपको याद रखनी पड़ेगी एक रिएक्शन जिसका नाम होता है कोल्बे इलेक्ट्रोलाइसिस मेथड। ये 11th में भी आती है और 12th में भी है, कोल्बेज इलेक्ट्रोलाइसिस मेथड। कोल्बेज इलेक्ट्रोलाइसिस मेथड। इस मेथड में क्या होता है, कोल्बे इलेक्ट्रोलाइसिस जो मेथड होता है इसके अंदर क्या होता है बेटा, इसमें किसी भी कार्बोक्सिलिक एसिड का हम सोडियम पोटेशियम सॉल्ट लेते हैं, उसका क्या बनाते हैं, एक्वस सॉल्यूशन बनाते हैं और फिर उसका इलेक्ट्रोलाइसिस कराते हैं। ठीक है ना? तो अब याद ऐसे रखना होता है इसको कि जब हम इलेक्ट्रोलाइसिस कराते हैं ना, तो बेटा दोनों के ना इनके दो दो मॉलिक्यूल रिएक्ट कर लेते हैं। ये लीजिए, और रिएक्ट जब करते हैं तो रिएक्शन कहाँ से होती है, तो देखिएगा यहाँ से बॉन्ड ब्रेक होता है, यहाँ से और यहाँ से CO2 बाहर जाती है, NaOH यहाँ सॉल्यूशन में ही प्रोडक्ट बनता है और यहाँ से H2 गैस बाहर जाती है और RR आपस में कंबाइंड हो जाते हैं। इसका मतलब RR एल्केन बनती है, 2 CO2 यहाँ से बाहर जाती है और सॉल्यूशन में NaOH पड़ा रहेगा और हाइड्रोजन गैस रिलीज हो जाती है। हाइड्रोजन गैस जो यहाँ से रिलीज होती है, ये कहाँ पर होती है, ये होती है कैथोड पर। कैथोड जो होता है उसके ऊपर हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है। अब याद ऐसे रखना है कि भाई जब वाटर का इलेक्ट्रोलाइसिस यहाँ से होगा तो H पॉजिटिव बनेगा। H पॉजिटिव जो है उसको हाइड्रोजन गैस में कन्वर्ट होना है, तो H पॉजिटिव क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा, तो वो न्यूट्रल H बनेगा। तो 2 H पॉजिटिव 2 इलेक्ट्रॉन लेके H2 गैस बना देंगे। तो अब देखिएगा इलेक्ट्रॉन को वो गेन कर रहा है, गेन कर रहा है, इसका मतलब क्या हो रहा है, ये रिडक्शन हो रहा है। रिडक्शन कहाँ पे होता है, कैथोड पे। बस आप तो ये याद रखिए, हाइड्रोजन कैथोड पे, तो फिर ये एल्केन और ये 2 CO2 जो गैस है ये दोनों कहाँ बनते हैं, एनोड पर। लेकिन ये जो क्वेश्चन है ना, इसमें उसने सोडियम बेंजोइट कहा है, तो बेंजोइक एसिड और उसका सोडियम सॉल्ट ये वाला होता है। तो अब इसका हम इलेक्ट्रोलाइसिस करा देंगे। तो अब ये सॉल्ट है ना, तो सॉल्ट का डायरेक्ट तो होगा नहीं, उसका एक्वा सॉल्यूशन बनाएंगे, फिर हम क्या करेंगे, इलेक्ट्रोलाइसिस कराएंगे। तो फिर कितने मॉलिक्यूल रिएक्ट कर लेंगे ऐसे, 2। एक और मॉलिक्यूल हम लिखेंगे और वाटर लिखेंगे, इलेक्ट्रोलाइसिस कराएंगे। ठीक है ना, यहाँ से क्या जाएगा H2, यहाँ से क्या जाएगा NaOH, यहाँ से भी NaOH, यहाँ से CO2 और यहाँ से CO2, और ये दोनों बेंजीन्स आपस में कंबाइंड हो जाएगी। क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा बाइफिनाइल। बाइफिनाइल बन जाएगा या डाइफिनाइल भी कह सकते हैं। ठीक है, 2 CO2 साथ में 2 NaOH और H2 गैस। H2 गैस शुड बी रिलीज्ड एट कैथोड, और CO2 और बाइफिनाइल जो है ये दोनों कहाँ पे बनेंगे, एनोड पे। तो उसने यही पूछा है कि एनोड और कैथोड जो है दोनों पे क्या क्या प्रोडक्ट बनेंगे, ये आपको लिखना है। बता देंगे क्या क्या प्रोडक्ट यहाँ पर बनेंगे। तो कोल्बे इलेक्ट्रोलाइसिस रिएक्शन के बारे में ना वो बात कर रहा है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्या कर रहा है, a compound A is formed by cyclic trimerization of acetylene। एसिटाइल लेनी है, एसिटाइलिन लेनी है। तो देखिएगा क्वेश्चन में बहुत सारे हिंट मिलेंगे आपको। एसिटाइलिन लेनी है, उसका साइक्लिक ट्राइमराइजेशन कराना है, सुटेबल कंडीशन ए बन जाएगा। ठीक है, तो पहले आपने ए ही बनाना है, फिर ए बनने के बाद क्या करेंगे, ए को रिएक्ट कराना है किसी बी के साथ, तो उससे सी बनेगा, और सी जो है उसको इसके साथ ट्रीट करना है, तो उससे एक इंटरमीडिएट बनेगा, और फिर इंटरमीडिएट का हाइड्रोलाइसिस कराएंगे तो डी बनेगा। अब वो कह रहा है आइडेंटिफाई द रिएजेंट बी एंड फाइनल प्रोडक्ट डी। मीन सारे के सारे हमें आइडेंटिफाई करने हैं। तो इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, तो देखो भाई ये यहाँ से हिंट मिलेगा, एसिटिलीन उसने लिखा है। तो एसिटिलीन का फॉर्मूला क्या होता है, देखिए एसिटिलीन का मतलब इथाइन हो गया है, सीधा सा इथाइन हो गया है। तो ये जो रिएक्शन है ना, ये एक्चुअल में 11th क्लास में चली गई है। इथाइन हो गया है CH ट्रिपल बॉन्ड CH, दैट इज एसिटिलीन। और इस एसिटिलीन गैस होती है बेटा, इसको अगर हम रेड हॉट
एकदम बिल्कुल लाल गर्म कर लें और लोहे की जो नली होती है आयरन ट्यूब में से अगर इसको पास कर दें ना, तो इथाइलिन के ना, इस इथाइन के बेटा, इस इथाइन एसिटिलीन के 3 मॉलिक्यूल आपस में कंबाइंड हो जाते हैं। और जब बेटा इसके 3 मॉलिक्यूल जब आपस में कंबाइंड होते हैं इस तरीके से, 1 2 और 3, इसका साइक्लिक ट्राइमराइजेशन हो जाता है, जिससे क्या होता है 3 मॉलिक्यूल के जुड़ने से यहाँ पे क्या बन जाती है, बेंजीन। तो एक्चुअल में जो ए है ना हमारा, वो ए हमारी बेंजीन है। अब कह रहा है इस बेंजीन की रिएक्शन किसी ना किसी के साथ कराओ, उससे क्या बनता है। अब देखिए, अब आपको कुछ रिएक्शंस याद करनी पड़ेगी। अगर ये वाला जो ए हमारे पास बना है, इसका हम फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन करा दें। अब फ्रीडल क्राफ्ट 2 टाइप की होती है, एसिटाइलेशन और असाइलेशन, सॉरी अल्काइलेशन और असाइलेशन। तो हम अल्काइलेशन करा दें, तो AlCl3 की प्रेजेंस में CH3Cl के साथ रिएक्शन कराओ, AlCl3 इसका तलाक कराएगा, नेगेटिव पॉजिटिव, पॉजिटिव आकर के यहाँ जुड़ जाएगा, H को हटा देगा, HCl बाहर। क्या बन जाएगा, यहाँ से बनेगा ये बेंजीन, और बेंजीन पे कौन जुड़ जाएगा आकर के, CH3। क्या बन गया ये बन गया टॉलुइन। अब ये जो टॉलुइन है ना, इस टॉलुइन का हमें ऑक्सीडेशन कराना है। किसके साथ कराना है ऑक्सीडेशन, CrO3 क्रोमिक एनहाइड्राइड या क्रोमियम ट्राइऑक्साइड के साथ। लेकिन किस में कराना होता है ये, एसिटिक एनहाइड्राइड में। तो क्या होता है, जब ये इसका ऑक्सीडेशन करता है ना, तो एक बार ऑक्सीडेशन करके एल्कोहल बनाता है, फिर दूसरी बार ऑक्सीडेशन करके एल्डिहाइड बनाता है, एल्डिहाइड का फिर ऑक्सीडेशन करता है, लेकिन उससे पहले क्या होता है, ये एसिटिक एनहाइड्राइड उसके ऊपर रिएक्ट कर लेता है। और जब एसिटिक एनहाइड्राइड इसके ऊपर रिएक्ट करता है ना, तो यहाँ पे ना एक इंटरमीडिएट कंपाउंड जो है ना वो बन जाता है। और इंटरमीडिएट कंपाउंड क्या बनता है, यहाँ से बन जाता है ये डाई एसीटेट, बेंजिलिडीन डाई एसीटेट जो है ना, ये यहाँ पर बन जाता है, ये वाला। और फिर इसका हम क्या कराते हैं, हाइड्रोलाइसिस कराते हैं। जब इसका हाइड्रोलाइसिस करा देते हैं ना, तो यहाँ से दोनों H यहाँ जाएंगे, दोनों OH वहाँ जुड़ेंगे, फिर जिससे जो इंटरमीडिएट बनेगा वो फिर से लेस स्टेबल होगा, वाटर बाहर जाएगा, और फाइनली यहाँ से क्या बन जाएगा, बेंजल्डिहाइड बन जाएगा। तो वो आपसे ये प्रोडक्ट पूछ रहा है, ये क्या बना, तो ये बेंजल्डिहाइड है। तो ये जो रिएक्शन है ना CrO3 और ये वाला, तो ये हिंट करेगा, क्योंकि उसने लिखा है कि जो बन रहा है उसका हमें CrO3 और एसिटिक एनहाइड्राइड की प्रेजेंस में रिएक्शन करानी है। तो CrO3 जो होता है वो टॉल्यूइन पे रिएक्ट करके उसका ऑक्सीडेशन करके पहले एक इंटरमीडिएट बनाता है, फिर उसका हाइड्रोलाइसिस करा के बेंजल्डिहाइड बनाते हैं। तो क्वेश्चन में उसने ये वाला रिएजेंट पूछा है कि भाई ये क्या है, तो ये रिएक्शन एक्चुअल में फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन है, और वो भी कौन सी है, एल्काइलेशन वाली। ठीक है ना। तो रिएक्शन किसके साथ करानी है, CH3Cl से, मिथाइल क्लोराइड से, इन द प्रेजेंस ऑफ AlCl3। तो जो हमारा बी रिएजेंट है वो ये वाला है, और डी जो फाइनल प्रोडक्ट बना है दैट शुड बी बेंजल्डिहाइड। इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन अगर देखें तो क्वेश्चन नंबर 10 की बात करें। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है, रिप्रेजेंट द स्प्लिटिंग ऑफ मेटल d ऑर्बिटल्स इन टेट्राहेड्रल लिगेंड फील्ड। d जो ऑर्बिटल्स हैं उसकी स्प्लिटिंग आपको बतानी है d ऑर्बिटल की, लेकिन कॉम्प्लेक्स कौन सा बन रहा होगा, टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स अगर बन रहा है तो अब तुम्हें याद होना चाहिए कि d के जो ऑर्बिटल्स होते हैं उनकी स्प्लिटिंग अलग अलग तरीके से होती है। टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स बनता है तो कैसे स्प्लिटिंग होती है, तो याद होगा आपको, डी के जो ऑर्बिटल्स होते हैं, तो डी में 5 ऑर्बिटल होते हैं। कॉम्प्लेक्स बनने से पहले तो ये पांचों के पांचों ऑर्बिटल जो है ना, वो एक दूसरे के बिल्कुल dxy, yz, zx, dx² माइनस y² और dz², पहले तो ये सब के सब आइडेंटिकल होते हैं, डी जनरेट होते हैं। लेकिन जैसे ही कॉम्प्लेक्स बनता है ना, तो ये रिपल्शन फील करते हैं, और रिपल्शन फील करते हैं, इससे इन पांचों की एवरेज एनर्जी बढ़ जाती है। लेकिन इन पांचों में भी एवरेज एनर्जी जो है उसके बेसिस पर ऑर्बिटल के 2 सेट बन जाते हैं। अब ऑक्टाहेड्रल में तो जब कॉम्प्लेक्स बनता है तो मेटल के साथ जो लीगेंड आते हैं ना, वो जुड़ने के लिए अलोंग द एक्सिस आते हैं। तो उससे क्या होता था, एक्सिस वाले जो ऑर्बिटल हैं वो ज्यादा रिपल्शन फील करते थे,
लेकिन टेट्राहेड्रल जब कॉम्प्लेक्स बनता है तो जो लिगेंड है ना वो अलोंग एक्सिस नहीं आते हैं, वो कैसे आते हैं, बिटवीन द एक्सिस आते हैं। और जब बिटवीन द एक्सिस आते हैं ना तो एक्सिस के बिटवीन जो ऑर्बिटल होते हैं, तो ये वाले जो 3 ऑर्बिटल है ना ये बिटवीन एक्सिस होते हैं, तो इनकी एनर्जी ज्यादा हो जाती है। और इनकी एनर्जी ज्यादा हो जाती है ना तो इनकी एनर्जी ज्यादा होने से 3 ऑर्बिटल का सेट ऊपर लिखेंगे क्योंकि उनकी एनर्जी ज्यादा हो गई है, और 2 का सेट नीचे लिखेंगे जिनकी एनर्जी कम हो गई है। नीचे वालों को कहते हैं T2 ऑर्बिटल और उनको कहते हैं E ऑर्बिटल्स, T2 ऑर्बिटल। और इनके बीच जो एनर्जी का गैप होता है उसको लिखते हैं डेल्टा टी, ठीक है ना, या CFSE इसको कहेंगे, बट टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स बनता है उसकी CFSE है, ठीक है ना। तो ये होता है डी ऑर्बिटल की स्प्लिटिंग। कौन से कॉम्प्लेक्स के अंदर है ये, टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स में। ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में उल्टा होगा, ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में लिगेंड एक्सिस के अलोंग आते हैं, तो जो ऑर्बिटल एक्सिस पे होते हैं तो ये एक्सिस के ऑर्बिटल हैं, इनकी एनर्जी ज्यादा होती है और उनकी कम हो जाती है। जबकि टेट्राहेड्रल के अंदर लिगेंड्स जो आते हैं वो अलोंग द एक्सिस ना आकर के बिटवीन द एक्सिस आते हैं, इसलिए जो ऑर्बिटल बिटवीन द एक्सिस होते हैं ना उनकी एनर्जी ज्यादा हो जाती है, ठीक है। चलिएगा, अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है देखिए, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारा, व्हाट हैपन when TiH2O का होल 6Cl3 इज हीटेड। बिल्कुल, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन कहिए, क्योंकि सेम ऐसा ही क्वेश्चन कॉपर सल्फेट में भी होता है। TiH2O का होल 6Cl3 ये होता है TiH2O का होल 6Cl3, ये हमारे पास एक कॉम्प्लेक्स है। तो एक्चुअल में ये जो होता है ये कंपाउंड है TiCl3.6H2O, लेकिन इसको हम ऐसे लिखते हैं, और ऐसे जब लिखते हैं तो इस टाइटेनियम के साथ ना 6 वाटर के मॉलिक्यूल जुड़े हैं, और 6 वाटर के जो मॉलिक्यूल यहाँ पर जुड़े हैं वो वाटर के मॉलिक्यूल लिगेंड के फॉर्म में जुड़े हैं। और जब वाटर के मॉलिक्यूल यहाँ लिगेंड के फॉर्म में जुड़ते हैं ना तो उससे क्या होता है, उससे ये वाटर के मॉलिक्यूल जैसे ही आकर के अपना इलेक्ट्रॉन जो है वो टाइटेनियम को डोनेट करेंगे, टाइटेनियम के अंदर वो जो डी ऑर्बिटल्स है ना उन डी ऑर्बिटल की स्प्लिटिंग हो जाएगी। स्प्लिटिंग होने से यहाँ पे ऑर्बिटल के सेट्स बन जाएंगे, और अब यहाँ इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ ट्रांजिशन करेगा जिसको कहते हैं डी ट्रांजिशन। लेकिन अगर तुमने इसी को ही हीट कर दिया तो हीट करने से ये वाटर बाहर चला जाएगा। अब ये वाटर जैसे ही बाहर जाएंगे ना, अब ये बच गया केवल TiCl3। अब ये एक नॉर्मल आयनिक कंपाउंड बच गया है, और इस नॉर्मल आयनिक कंपाउंड के अंदर टाइटेनियम +3 आयन है, 3 क्लोराइड इसके साथ जुड़े हैं। तो अब यहाँ डी जो ऑर्बिटल है उस डी ऑर्बिटल की स्प्लिटिंग नहीं होगी, जिससे डी ट्रांजिशन नहीं होगा, और ट्रांजिशन नहीं होने से ये कलरफुल नहीं होगा, ये कलरलेस हो जाएगा। तो पहले तो ये कैसा है, कलरफुल है। कलरफुल क्यों है, क्योंकि इसमें डी ट्रांजिशन हो रहा है, और डी ट्रांजिशन क्यों हो रहा है, क्योंकि वाटर यहाँ क्या बन के बैठा है, लिगेंड बन के बैठा है, जिससे डी ऑर्बिटल की स्प्लिटिंग हो गई है और डी ट्रांजिशन इलेक्ट्रॉन करेगा। लेकिन जैसे ही हीट करेंगे वाटर बाहर जाएगा, वाटर बाहर जाते ही लिगेंड खत्म हो गया, अब केवल ये TiCl3 बचेगा जो एक नॉर्मल आयनिक कंपाउंड है, ठीक है ना। एक सॉल्ट है या आयनिक कंपाउंड है जिसमें लिगेंड कोई नहीं है, और यहाँ से डी ऑर्बिटल का स्प्लिटिंग नहीं होगी, डी ट्रांजिशन नहीं होगा, और ये कलरलेस हो जाएगा। तो ये कलरफुल है, और ये कैसा है, कलरलेस। सेम ऐसा ही क्वेश्चन कॉपर सल्फेट को लेकर के होता है। कॉपर सल्फेट का फॉर्मूला CuSO4.5H2O होता है। ये कौन से कलर का होता है, ब्लू कलर का होता है। इसको हीट कर देंगे ना तो हीट करने पर ये पानी बाहर जाएगा, तो ये कॉपर सल्फेट बचेगा जो कि कैसा होता है, वाइट होता है। सेम लॉजिक वहीं लगेगा, क्योंकि ये जो कॉपर सल्फेट को हमने ऐसा लिख दिया है, एक्चुअल में ये ऐसा नहीं है। एक्चुअल में ये यहाँ पे कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बना हुआ है, और कॉम्प्लेक्स कंपाउंड भी ऐसे बना है CuH2O का होल 4, इसके साथ जुड़ा है SO4 और एक वाटर मॉलिक्यूल हाइड्रोजन बॉन्डेड इसके साथ में। तो यहाँ पर कॉपर के साथ जैसे ही वाटर के मॉलिक्यूल जुड़े तो यहाँ डी ऑर्बिटल की स्प्लिटिंग हो गई, डी ट्रांजिशन होगा, और डी ट्रांजिशन होने से ये ब्लू कलर का होता है। लेकिन जैसे हीट करोगे वाटर बाहर गया, लिगेंड चला गया, अब ये एक नॉर्मल आयनिक कंपाउंड है जिसमें डी ऑर्बिटल की स्प्लिटिंग नहीं हुई है, डी ट्रांजिशन यहाँ नहीं होगा, कलरलेस हो जाएगा। चलिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन। वीडियो थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा अगर नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो, लेकिन कर ही लेते हैं, उसके बाद फिर हमारा लास्ट क्वेश्चन होगा वो हम सॉल्व कर लेंगे।
ये वाला क्वेश्चन देखिएगा, सी पार्ट इसका। सी पार्ट क्या कह रहा है, व्हाट विल बी द करेक्ट ऑर्डर ऑफ वेवलेंथ ऑफ लाइट ट्रांसमिटेड इन द विजिबल रीजन फॉर द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स। ये कॉम्प्लेक्स है, इन कॉम्प्लेक्स में आपको बताना है कि जो लाइट यहाँ से ट्रांसमिट होगी इन द विजिबल रीजन के अंदर, उनका वेवलेंथ का ऑर्डर बता दीजिए। अब देखो वेवलेंथ का ऑर्डर, तो एक चीज याद तुम्हें रखनी है कि वेवलेंथ और एनर्जी ये दोनों एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। इसका मतलब जिसकी वेवलेंथ बड़ी होती है उसकी एनर्जी कम होती है। याद रखिए, एनर्जी कम होती है। एनर्जी कम होगी अगर वेवलेंथ बड़ी है तो, जैसे VIBGYOR, GYOR, रेड कलर की वेवलेंथ बहुत बड़ी होती है, इसलिए रेड कलर की जो रेडिएशन उनकी एनर्जी कम होती है। और वॉयलेट कलर जो है उसकी वेवलेंथ जो है ना वो छोटी होती है, जिससे उसकी जो एनर्जी है वो एनर्जी कैसी होती है, बहुत ज़्यादा होती है। तो एनर्जी में और वेवलेंथ में रिलेशन आ गया। अब देखिए निकिल के साथ जब NO2 जुड़ेगा, निकिल के साथ जब अमोनिया जुड़ेगा और निकिल के साथ जब वाटर जुड़ेगा, तो जैसे ये 6 लिगेंड जुड़ेंगे ना, तो उन केस में क्या होगा बेटा, उस केस में डी के ये जो ऑर्बिटल है, इन डी के ऑर्बिटल की स्प्लिटिंग हो जाएगी। और स्प्लिटिंग जब यहाँ पर होगी तो इस स्प्लिटिंग के बीच में एनर्जी का गैप होगा। अब ये जो एनर्जी का गैप है जिसको हम CFSC कह रहे हैं, ये सीधा सीधा सा किस पर डिपेंड कर रहा है, एनर्जी का जो गैप होता है, स्प्लिटिंग एनर्जी जो होती है, ये डिपेंड करती है लीगेंड की स्ट्रेंथ पे। अब लीगेंड की स्ट्रेंथ उसने बताई है, स्ट्रेंथ ऑफ लीगेंड देखो, अगर NO2 आकर के यहाँ पर जुड़ रहा है, NO2 यहाँ अगर NO2 अगर यहाँ पर आकर के जुड़ रहा है तो ये एनर्जी का गैप बहुत ज़्यादा होता है। एनर्जी का गैप बहुत ज़्यादा है, इसलिए यहाँ जब DD ट्रांजिशन होगा तो इलेक्ट्रॉन को DD ट्रांजिशन करने के लिए एनर्जी कैसी चाहिएगी, एनर्जी बहुत ज़्यादा चाहिएगी। अब एनर्जी हाई चाहिए तो वेवलेंथ क्या होनी चाहिए, कम होनी चाहिए। तो यहाँ पर जो लाइट एमिटेड होगी उसकी जो वेवलेंथ है लैम्डा, वो कैसा रहेगी, मिनिमम रहेगी, कम रहेगी। फिर वो कह रहा है अमोनिया। अमोनिया के अंदर जो लिगेंड की जो स्ट्रेंथ है वो थोड़ी सी कम है, स्ट्रेंथ कम है तो एनर्जी का गैप कम होगा, गैप कम होगा तो इलेक्ट्रॉन को DD ट्रांजिशन करने के लिए एनर्जी थोड़ी सी कम चाहिए। एनर्जी थोड़ी सी कम चाहिए इसका मतलब वेवलेंथ थोड़ी सी ज़्यादा होगी, तो वेवलेंथ इसकी थोड़ी सी ज़्यादा होगी। और वाटर की जो फील्ड स्ट्रेंथ है वो बहुत ही कम है। अब वाटर एक बहुत वीक लीगेंड है, वीक लीगेंड है तो स्प्लिटिंग अच्छे से नहीं होगी, तो ये एनर्जी का गैप बहुत कम रहेगा, और बहुत कम रहेगा तो इलेक्ट्रॉन आसानी से ट्रांजिशन करेगा। इसका मतलब जो एनर्जी वो वहाँ से वहाँ जाकर वापस आएगा तो जो एमिट करेगा एनर्जी, उस एनर्जी की जो वेवलेंथ है वो वेवलेंथ कैसी रहेगी, वो वेवलेंथ बहुत हाई रहेगी। लैम्डा कैसी रहेगी, यहाँ पे मैक्सिमम रहेगी। बस उसने यही पूछा है, व्हाट विल बी द करेक्ट ऑर्डर ऑफ वेवलेंथ फॉर द लाइट ट्रांसमिटेड इन द विजिबल रीजन फॉर द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स। तो क्या करेक्ट ऑर्डर यहाँ से हो जाएगा, करेक्ट ऑर्डर यही हो जाएगा कि इस कॉम्प्लेक्स के लिए जो लैम्डा है वेवलेंथ मिनिमम होगी, इससे बड़ी वेवलेंथ इसके लिए और सबसे बड़ी वेवलेंथ इसके लिए होगी। यही ऑर्डर आपको लिखना पड़ेगा वेवलेंथ के फॉर्म में। ये लीजिए, ये हो गया है कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री का क्वेश्चन। उसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो हम नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे। थैंक यू टू ऑल ऑफ यू।